9 जुलाई 2019 दिन गुरुवार का था। करोड़ों क्रिकेट फैंस और उनकी भावनाएं इस मुकाबले से जुड़ी हुई थी, क्योंकि यह मुकाबला जो था धोनी का आखिरी वर्ल्ड कप था और भारत और न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में भिड़ रही थी। मौका वर्ल्ड कप का था, एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2019। ये बात मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि समय ने अपने आप को फिर से दोहराया है। साल बदल चुका है, 2019 से 2023 में आ चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर से वो मौका हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। भारत और न्यूजीलैंड फिर से वर्ल्ड कप के मौके पर एक दूसरे से भिड़ रही है सेमीफाइनल के मुकाबले में। उस मुकाबले की बात करें जिस समय भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। महज 239 रनों का स्कोर खड़ा किया था न्यूजीलैंड ने, लेकिन मुकाबले के अंत में ये पता चला कि ये काफ़ी था भारतीय टीम के लिए। भारत का टॉप ऑर्डर उस दिन बिखर सा गया था और मिडिल ओवर्स में अगर आपको याद हो तो जडेजा और धोनी ने काफ़ी जुझारू पारियां खेली थी और टीम को जिताने का प्रयास किया था। हालांकि धोनी के रनआउट के साथ करोड़ों फैंस की उम्मीदें टूट गई थी। आज फिर से वो समय आ चुका है जब हम उस दर्द को, उस तकलीफ को दूर कर सकते हैं अगर ये मुकाबला भारत जीत जाती है। मुझे कोई भी ऐसा वजह नज़र नहीं आता कि भारत इस मुकाबले को नहीं जीत पाएगी। और एज ए क्रिकेट फैन, अगर आप क्रिकेट समझते हैं तो जिस तरह से भारत की टीम अभी प्रदर्शन कर रही है, आपने भी उम्मीदें जरूर रखी होंगी कि भारत इस मुकाबले को जीतेगा। इस मुकाबले में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भारत के पक्ष में जाएंगी? ग्राउंड का रिकॉर्ड क्या रहा है वानखेड़े स्टेडियम का, कौन से खिलाड़ी किस तरह के फॉर्म में है और किन किन चीज़ों पे कौन सी टीम को ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर जो चीज़ें उनके पक्ष में नहीं जाएंगी या फिर जाएंगी, इसी पे बात करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है शुनू और आज मैं बना रहा हूँ ये वीडियो क्रिकेट के ऊपर और इस सेमीफाइनल मुकाबले के ऊपर। मौका है वर्ल्ड कप का, एक दिवसीय वर्ल्ड कप। दो टीमें, केन विलियमसन की टीम न्यूजीलैंड और भारत की टीम रोहित शर्मा की कैप्टनसी के तहत। आगे बात करते हैं हम इसमें वेन्यू की। वेन्यू है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। ऐतिहासिक ग्राउंड है और ये ग्राउंड अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड कप का 2021 का वो धोनी का विजयी छक्का भी याद होगा आपको। भारत ने यहीं से अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीता था, इसी ग्राउंड में जीता था। 275 रनों के स्कोर को अचीव किया था। इस बार भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम, और उम्मीदें हैं कि भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराएगी। हालांकि रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं वो हम देख लेते हैं। इस ग्राउंड में भारत की टीम ने अब तक 21 एक दिवसीय मैचेस खेले हैं, उसमें से 12 में इनको जीत मिली है और 9 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि भारत की टीम का ये जो रिकॉर्ड है मिला जुला सा है। अगर कोई विदेशी टीम यहाँ खेलने आती है और उसमें से 9 मैचेस जीतती है तो ये रिकॉर्ड हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, भारत को एज थोड़ा जरूर है कि भारत ने ज़्यादा मैचेस जीते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम टॉस फैक्टर कितना होगा इस मुकाबले में। क्या वास्तव में टॉस कोई रोल प्ले करने वाला है? जी निश्चित रूप से, चूंकि अभी सर्दियों का दिन चल रहा है, अभी तक अगर हम बात करें तो टॉस ने बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं किया है अभी तक के वर्ल्ड कप में। लेकिन चूंकि भारत में सर्दियां शुरू हो चुकी हैं तो दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम को कई बार ड्यू फैक्टर आता है तो आसान हो जाता है बल्लेबाजी करना, गेंदबाजी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है। फिर भी वानखेड़े की अगर बात करें तो इसमें चेज करना जो है टीमें ज़्यादा पसंद करती हैं। हालांकि रिकॉर्ड्स ऐसे नहीं कहते कि चेज करने वाली टीमें ही जीतती हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम और चेज करने वाली टीम का लगभग आंकड़ा एक समान है इस ग्राउंड पे। यानी कि आप पहले बल्लेबाजी करो तब भी आपकी जीतने के चांसेस है, दूसरी बल्लेबाजी करो तब भी जीतने के चांसेस है। इस वर्ल्ड कप की बात करें तो सिर्फ एक मुकाबला जिसमें वो मैक्सवेल की अविश्वसनीय पारी 201 रनों वाली, वही एक मुकाबला रहा है जिसमें भारत टीमों ने दूसरी बार बल्लेबाजी कर यानी कि दूसरे नंबर पे बल्लेबाजी करके मुकाबला जीता है। नहीं तो उसके पहले इस ग्राउंड में, इस वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस हुए हैं, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीतनी है। फिर भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कल जो टीम जीतेगी निश्चित रूप से बॉलिंग लेगी। हालांकि ये मेरा अनुमान है, इसलिए कि वानखेड़े एक चेजिंग ग्राउंड रहा है। अगर कहीं ड्यू आया तो निश्चित रूप से चेज करना आसान हो जाएगा।
उसके बाद बात करते देख लीजिए, न्यूजीलैंड हैव वॉन 2 मैचेस एंड लॉस्ट 1 हियर एट वानखेड़े स्टेडियम। न्यूजीलैंड के टीम की बात करें तो यहाँ वानखेड़े स्टेडियम है, उन्होंने 3 मैचेस खेले हुए हैं ओडीआई मैचेस, 2 में उनको जीत मिली है और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। अब देखते हैं, टॉस के बाद बात करते हैं जीत प्रतिशत वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अब तक दोनों ही टीमों के बीच में। देखिए भारत अब तक जो है 7 मैचेस खेल चुका है, 7 सेमीफाइनल्स वर्ल्ड कप में, 4 में उसको जीत हासिल हुई है और 3 में हार का सामना करना पड़ा है। भारत ने अब तक 7 मैचेस खेले हैं, 4 में जीत और 3 में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने अब तक 6 मैचेस खेले हैं, 2 में जीत और 4 में हार का सामना करना पड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड का जो रिकॉर्ड है 25% विन है, यानी कि 25% मुकाबले उन्होंने जीते हैं सेमीफाइनल में। भारत ने 42% जीते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा भारी नजर आता है इंडिया की टीम सेमीफाइनल्स में। आगे की बात करते हैं, भारत के लिए चिंता का विषय क्या है। जी हाँ, इस मुकाबले में कौन सी ऐसी बात है जो भारत को परेशान कर रही है या फिर डरा सकती है, वो है कोहली का औसत। अब तक उन्होंने 6 ओडीआई वर्ल्ड कप नॉकआउट्स मुकाबले में सिर्फ 12.16 का औसत है उनका, यानी कि कोहली जैसे महान बल्लेबाज मुझे लगता है कि अभी के समय में मॉडर्न एरा क्रिकेट में उनके बराबरी का कोई बल्लेबाज है नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है या फिर हमें परेशान कर सकता है कि उनका जो रिकॉर्ड है नॉकआउट्स मुकाबले में वो बहुत खराब है, सिर्फ 12 का। जिनका करियर एवरेज 60 के आसपास है, उनका एवरेज और नॉकआउट्स में सिर्फ 12.16 का है, 12.16। एक दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है, अब तक हालांकि नजर नहीं आई है और हो सकता है कल के मुकाबले में नजर आ जाए, भारत के पास छठा गेंदबाजी विकल्प नहीं है। अगर 5 गेंदबाजों में से कोई भी एक गेंदबाज मार खाता है तो हमारे पास छठा विकल्प नहीं है, जो कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास टीम में कमी जरूर है। हालांकि ये कमी अभी तक उजागर नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के जो 5 गेंदबाज है उन्होंने टॉप क्लास की गेंदबाजी की है और छठे गेंदबाज की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। हालांकि इंटरनेशनल लेवल का मैच है और एक भी गेंदबाज अगर मार खाता है तो फिर आपके पास रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा बॉलर नहीं है जो पार्ट टाइम गेंदबाजी कर ले। तो ये दो जो फैक्टर्स हैं निश्चित रूप से भारत के अगेंस्ट जाते हैं। वहीं अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें इस मामले में, तो उसके पास न्यूजीलैंड की टीम में जो है 2-3 ऑलराउंडर्स हैं। ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग कर लेते हैं, डेरेल मिशेल गेंदबाजी कर लेते हैं, रचिन रविंद्रा गेंदबाजी कर लेते हैं, मिशेल सेंटनर बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, ऑलराउंडर हैं जडेजा की तरह। तो फिर इस मामले में जो है न्यूजीलैंड थोड़ा सा मतलब भारी दिखाई पड़ता है इंडियन टीम के मुकाबले। फिर बात करते हैं हम वर्ल्ड कप में अब तक दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो मैं कहूंगा भारत का प्रदर्शन दूसरी टीमों की तुलना में अविश्वसनीय। मैं कहूं कि कोई भी टीम अब तक नजर नहीं आई कि जो भारतीय टीम को हरा दे, क्योंकि जितने भी मुकाबले हुए हैं भारत ने एक तरफा उन सारे मुकाबले को जीता है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड जो है अपने 9 मुकाबले में 4 मुकाबले हार कर आई हुई है, 5 मुकाबले में उन्होंने जीत जरूर दर्ज किया है। हालांकि भारत ने कितने मैचेस जीते हैं, न्यूजीलैंड ने कितने मैचेस जीते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। कल कोई भी टीम मुकाबला जीतेगी तो पीछे आपने क्या किया था वो सब धरा का धरा रह जाएगा और ये मुकाबले पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है आपको। यानी कि अगर आप 9 मैच जीत कर आते हैं या फिर आप 5 मैच जीत कर आते हैं, ये इतिहास की बात हो चुकी है। अब उसका इस मुकाबले से कोई लेना देना नहीं है। कल जो बेहतर खेलेगा, जो इस मुकाबले को जीतेगा, वही फाइनल में जाएगा। बात करते हैं न्यूजीलैंड की टीम की, तो उनकी जो खिलाड़ी हैं और ये जो भारत के खिलाड़ी हैं, अगर हम इनका कंपैरिजन करें, भारत के लिए जो ओपनिंग बल्लेबाज है शुभमन गिल और रोहित शर्मा, उनके रन आप देख लीजिए। 270 रन बनाए हैं शुभमन गिल ने, कॉनवॉय ने बनाए हैं हम 359 रन। ठीक ठाक कह सकते हैं, मिला जुला दोनों ने ही ठीक ठाक बल्लेबाजी की। हालांकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी तो नहीं कहेंगे, हर मुकाबले में बहुत बड़ा स्कोर नहीं दिया इन लोगों ने, लेकिन हाँ ठीक ठाक बल्लेबाजी की। वहीं रोहित शर्मा और रचिन रविंद्रा, ये दोनों स्टार परफॉर्मर रहे अपने दोनों टीम के। रोहित शर्मा ने हमेशा मुकाबले में एक तेज शुरुआत दिलाई और आप कहीं ना कहीं इस बात को जरूर आपके जहन में होगा कि अब तक जितने भी मुकाबले भारत जीता है,
सब में रोहित शर्मा का योगदान बहुत ही शानदार रहा है। हालांकि मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर ने भी बहुत बढ़िया खेला है और अद्भुत खेला है, लेकिन रोहित शर्मा ने जो छोटी कैमियोज खेली है 40 रनों की, 45 रनों की, इन कैमियोज ने काफी बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट 150 के आसपास होता था और वनडे मुकाबले में अगर आप पहले 10 ओवर में 80-85 कर जाते हैं और एक विकेट चला भी जाता है तो 15-20 ओवर तक आप आराम से खेल लेते हैं, और ऐसे में मिडिल ऑर्डर को इतना मौका मिल जाता है कि वो पारी को स्टेबल कर ले और उसके बाद फिर अपना हम स्ट्राइकिंग शुरू करें। तो इस हिसाब से ये दोनों खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। सचिन रविंद्रा को तो हालांकि इनका पहला वर्ल्ड कप था और इन्होंने जिस तरह का क्रिकेट दिखाया है, भारत में भी इनके कई फैंस हो चुके हैं। फिर बात करते हैं विराट कोहली की। इस वर्ल्ड कप के लीडिंग रन गेटर, सबसे ज्यादा रन बनाया है और एक या दो मुकाबलों को आप छोड़ दी, इंग्लैंड वाला मुकाबला और एक और जिसमें उन्होंने 16 रन बनाए थे, बाकी 7 मुकाबलों में उन्होंने 50 रन के ऊपर का स्कोर किया है और मुझे लगता है 2 बार शतक से चुके भी हैं, 2-3 शतक इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये शानदार फॉर्म में है और मैं उम्मीद करता हूं कि कल, और सिर्फ मैं नहीं, करोड़ों भारतीय फैंस ये उम्मीद करते हैं कि कल ये बंदा चल गया तो निश्चित रूप से हम फाइनल में होंगे। केन विलियमसन शानदार बल्लेबाज है। कोहली, विलियमसन, स्टीव स्मिथ, जो रूट, ये जो फैब 4 बना हुआ है उसमें एक बल्लेबाज केन विलियमसन भी है। हालांकि केन विलियमसन जो है सारे मुकाबले खेले नहीं है, इंजर्ड थे, फिंगर की कोई इंजरी थी। हालांकि जब से आए हैं उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और 187 रन 3 मुकाबलों में शायद इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी शानदार फॉर्म में। चौथे नंबर पे जो अगर हम बात करें तो देखिए, अच्छा एक चीज देखिए, अभी तक ये जो कंपैरिजन रहा है सिर्फ तीनों ही खिलाड़ी, मतलब टॉप के ये हमारे 3 और टॉप के उनके 3 बराबर बराबर है। मतलब मैं नहीं कहूंगा कि ये कमजोर है वो बेहतर है, ये कमजोर है वो बेहतर है, या फिर वो बेहतर है ये कमजोर, ऐसा नहीं, ये तीनों ही लगभग लगभग बराबर है। चौथे नंबर पे भी बात करो तो सेम नजर आती है टीम। श्रेयस अय्यर ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, ठीक डेरिल मिशेल ने भी उस तरह की बल्लेबाजी करी है, 421, 418, और दोनों ही इंपैक्ट प्लेयर्स हैं, दोनों ही आक्रामक पारियां खेलते हैं। लेकिन अब बात करते हैं 5वें नंबर के बल्लेबाज की। केएल राहुल 347, ग्लेन फिलिप्स 244। हालांकि ग्लेन फिलिप्स और केएल राहुल दोनों अलग शैली के बल्लेबाज हैं। राहुल पारी को बना सकते हैं, धीमी बल्लेबाजी की जरूरत पड़ी तो धीमी कर सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स प्राकृतिक तरीके से आक्रामक खेल में विश्वास रखते हैं। हालांकि दोनों की बल्लेबाजी की तुलना करें तो मुझे लगता है कि एज यहां चला जाएगा केएल राहुल के पास, क्योंकि ये तकनीकी रूप से काफी सक्षम बल्लेबाज है। अब बात आती है सूर्य कुमार यादव और टॉम लेथम की। सूर्य कुमार यादव को ज्यादा मौका मिला नहीं है, टॉम लेथम ने अपनी टीम के लिए ज्यादा प्रदर्शन किया नहीं इस टूर्नामेंट में, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ भी हालांकि किसको एज दे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन टॉम लेथम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और सूर्य कुमार यादव को मौके नहीं मिले। अब ये जो आखिरी नंबर पे जो बल्लेबाजी रह जाती है, रविंद्र जडेजा, जब जब मौका मिला है इन्होंने ठीक ठाक बल्लेबाजी की, हालांकि बहुत बार मौका मिला नहीं, और ठीक उसी तरह मार्क चैपमैन को भी बहुत ज्यादा बल्लेबाजी मिली नहीं। तो ले देखिए, अगर इन बल्लेबाजों की आप तुलना करें तो आप पाएंगे कि टॉप के चारों बल्लेबाज दोनों ही टीमों में शानदार प्रदर्शन किए, और चौथे नंबर से 7वें नंबर तक के जो बल्लेबाज है उनका भी प्रदर्शन मिला जुला रहा है। यानी कि भारतीय टीम बल्लेबाजी पक्ष में, अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो कीजिए, भारतीय टीम और न्यूजीलैंड टीम दोनों एक जैसी नजर आती है इस टूर्नामेंट में अब तक की जो बल्लेबाजी रही है, क्योंकि रन्स भी आप देख लीजिए और उनका ऑर्डर देख लीजिए, जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है बल्लेबाजी में, ठीक उसी तरह से न्यूजीलैंड भी खेल रही है। अब सबसे बड़ा फैक्टर जो है भारत और न्यूजीलैंड में, वो है इनकी गेंदबाजी। देखिए, यह है भारत की गेंदबाज। सबसे अच्छी बात क्या है कि भारत के जो भी मेन गेंदबाज हैं, 5 ही है, छठा गेंदबाज तो कोई खेल नहीं रहा, उन सब ने ठीक ठाक विकेट्स लिए हैं। 16 शमी के नाम है 3 मुकाबले में, कुलदीप के 14, जसप्रीत बुमराह के 17, जडेजा के 16 और ये सिराज के 12। यानी कि ये जो सारे विकेट्स के जो कॉलम है इनके सब में ठीक ठाक विकेट्स है, और यही है भारतीय टीम की मजबूती कि सारे गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया है। और कल फिर से हम यही उम्मीद करते हैं कि एक बार और इनका जो है कलेक्टिव प्रदर्शन हो जाए, सारे गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर दें, तो निश्चित रूप से हम इस मुकाबले को जीतेंगे। वहीं न्यूजीलैंड जो है इस डिपार्टमेंट में थोड़ा वीक नजर आती है। देखिए,
इनके जो मेन गेंदबाज है टीम सऊदी, मिशेल सेंटनर, ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्गूसन। सेंटनर ने जरूर 16 विकेट लिए हैं, ट्रेंट बोल्ट अपने ख्याति के अनुरूप गेंदबाजी नहीं कर पाए, सिर्फ 13 विकेट, लॉकी फर्गूसन सिर्फ 10 और टीम सऊदी 4, हालांकि कम मुकाबले खेले हैं टीम सऊदी ने। तो गेंदबाजी जहां तक नजर आती है, निश्चित रूप से भारतीय टीम यहाँ काफी भारी नजर आती है न्यूजीलैंड की तुलना में। तो ये जो है एक बात हमारे पक्ष में जाता है, जो न्यूजीलैंड से हमें काफी ऊपर रखता है, और ऐसा कहा भी जाता है कि मैच गेंदबाज जितवाते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स में भारतीय टीम खाली नजर आती है। जडेजा जो 7वें नंबर के बल्लेबाज हैं और गेंदबाज भी हैं, लेकिन इनके पास गेंदबाजी ऑप्शन है। ये मिशेल है, हालांकि इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी करे नहीं, लेकिन ग्लेन फिलिप्स और सचिन रविंद्रा ये दोनों अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। इनको आप अगर पिच टर्निंग है तो आप इनसे कुछ ओवर डलवा सकते हैं, 5-7 ओवर ये डाल सकते हैं। तो अब तक हमने आपको कंपैरिजन दिखा दिया, पलड़ा किसका भारी होगा आपको डिसाइड करना। अब तक के इतिहास में ऐसा रहा है कि दोनों ही टीमें लगभग मिला जुला प्रदर्शन करती रही हैं। इस ग्राउंड में भी दोनों का प्रदर्शन मिला जुला रहा है। अब तक की जो यहाँ तक इन लोग पहुंचे, यहाँ तक का प्रदर्शन भी मिला जुला है। हालांकि हार जीत का अंतर जो है ये बड़ा है। भारतीय टीम ने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है इस वर्ल्ड कप में। न्यूजीलैंड ने 4 मुकाबले गंवाए हैं, लेकिन सारी बात कल के मुकाबले पे सिमट जाती है। आप क्या कहते हैं, क्या ये मुकाबला भारत जीतेगी? हालांकि ये सवाल मैं कर नहीं रहा, बस थोड़ा सा डर है अंदर, क्योंकि न्यूजीलैंड को मैं कभी भी हल्के में नहीं लेता। फिर भी उम्मीद करते हैं कि कल भारतीय टीम अपना बेस्ट खेलेगी और हम फाइनल में होंगे। धन्यवाद।